हेलो दोस्तों, आरो यारो 2023 के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम के तहत ये आपकी 16वीं क्लास है। और इस क्लास में हम लोग कार्यालय ज्ञाप को पढ़ने वाले हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में उनको देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो परिभाषा, विशेषताएं और जो महत्व होता है उनका बहुत ज़्यादा मतलब है यहाँ पर। और फिर हम लोग देखेंगे इसके प्रारूप व उदाहरण को। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार्यालय ज्ञाप की जो परिभाषा होती है उसकी। तो परिभाषा को समझने से पहले अगर ये समझ लिया जाए कि कार्यालय ज्ञाप क्या होता है तो आपको परिभाषा लिखने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो कार्यालय का मतलब आप लोग सभी जानते ही हैं। ज्ञाप का मतलब आप मान के चलिए संदेश, ठीक है। तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय या फिर एक विभाग से दूसरे विभाग या फिर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को जो शासकीय कार्य व्यवहार के संदर्भ में संदेश या फिर अनुदेश भेजे जाते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, कार्यालय ज्ञाप कहते हैं, ठीक है। बाद बाकी इसकी जो परिभाषा है वो आपके सामने लिखी हुई है, तो मैंने आपको समझा भी दिया। अब थोड़ा सा इसकी परिभाषा को पढ़ के देखिए। तो कार्यालय ज्ञाप पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसके माध्यम से एक कार्यालय, विभाग या अधिकारी दूसरे कार्यालय, विभाग या अधिकारी को शासकीय सूचना या अनुदेश प्रसारित करता है या फिर किया जाता है। कार्यालय ज्ञाप का आवश्यकता अनुसार अशासकीय व्यक्तियों को भी सूचना प्रदान करने में उपयोग किया जाता है। अब देखो, जो ये कार्यालय ज्ञाप होता है इसके माध्यम से शासकीय जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो सरकारी कार्यालय होते हैं, विभाग होते हैं, उनमें तो सूचना को प्रसारित किया ही जाता है कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अशासकीय व्यक्ति होते हैं उनको भी सूचना प्रदान करने हेतु इस कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। तो आप अपनी परिभाषा में एक लाइन ये भी लिखें। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या होता है अशासकीय व्यक्ति का, जैसे आरटीआई, ठीक है। आपने मान के चलिए सरकार के किसी भी विभाग से आरटीआई के माध्यम से कोई सूचना मांगी है तो आपको फिर कार्यालय ज्ञाप के रूप में ही वह सूचना मिलेगी। इसीलिए कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग आप देखेंगे तो अशासकीय व्यक्तियों को भी सूचना प्रदान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई कार्यालय ज्ञाप की परिभाषा। मैं एक बार और पढ़ देता हूं क्योंकि आप लोग नोट्स तो देखते नहीं हैं, तो फिर से मैं पढ़ देता हूं। कार्यालय ज्ञाप पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसके माध्यम से एक कार्यालय, विभाग या अधिकारी से किसी दूसरे कार्यालय, विभाग या अधिकारी को शासकीय सूचना या अनुदेश प्रसारित किया जाता है। कार्यालय ज्ञाप का आवश्यकता अनुसार अशासकीय व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने हेतु भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी हो गई कार्यालय ज्ञाप की परिभाषा। अब दूसरी चीज क्या होती है, विशेषता। तो यहाँ पर हम लोग कार्यालय ज्ञाप की विशेषताओं को देखते हैं। तो एक चीज और मुझे याद आ गया, जब आप उत्तर लेखन करते हैं तो मैंने एक चीज गौर करी है। बाद बाकी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन एक दो लोग हैं वो थोड़ा सा जो विशेषताओं को लिखते हैं तो हमेशा एक क्रम होना चाहिए आपके उत्तर लिखने का। और देखो, जैसे कोई कार्यालय ज्ञाप है तो सबसे पहले वो जारी होता है, तो सबसे पहले जो विशेषता है उसके जारी को लेकर ही लिखिए। जारी कर लें या फिर इसको हम लोग कर लें उद्गम, ठीक है। जहां से इसका उद्गम होता है उसके हिसाब से इसको सबसे पहले लिखें। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि पता चले ये न्यायिक वाद का विषय नहीं है, ये वाली विशेषता सबसे पहले लिख दें और जो उद्गम या फिर जारीकर्ता वाली जो विशेषता है उसको सबसे नीचे कर दें। तो यहाँ पर दिक्कत क्रिएट होती है। एग्जामिनर जो होता है वो समझ जाता है कि आपको पॉइंट्स अच्छी तरीके से याद नहीं है। कभी भी किसी भी पत्र की आपको विशेषताएं लिखनी हो तो उसके उद्गम, उसका गंतव्य और उसकी विषय वस्तु, उसकी भाषा शैली, इस प्रकार एक क्रम में चलिए। पता नहीं कि मतलब ऐसा मत करिए कि भाषा शैली ऊपर हो जाए और उसका जो गंतव्य है वो सबसे नीचे कर दिया और उसका जो संचालन है वो कहीं बीच में कर दिया, तो इस तरीके से दिक्कत होगी। एक क्रम के हिसाब से चलें, एग्जामिनर बड़ी ही आसानी से कॉपी चेक कर पाए और आपको बहुत ही बेहतरीन अंक दे।
ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी क्योंकि मैंने कल आपकी कॉपियां देखी थी कार्यालय ज्ञाप और आदेश वाली, तो मुझे ये वाला पॉइंट याद आ गया। तो कार्यालय ज्ञाप की विशेषताओं को देखिए यहाँ पर। तो जो कार्यालय आदेश होता है वो सदैव कार्यालय के नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। जो कार्यालय की सूचनाओं को जारी करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया है वही कार्यालय आदेश को कार्यालय ज्ञाप को सदैव जारी करता है। ठीक है, बाद बाकी कार्यालय ज्ञाप का जो संचालन होता है वो सामान्यतः एक आयामी या फिर एक दिशीय होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब दो कार्यालयों के मध्य प्रत्युत्तर की स्थिति बनेगी तो यह दो आयामी भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्यालय ज्ञाप होता है वो सामान्यतः, सदैव नहीं, सामान्यतः एक आयामी होता है, लेकिन जब दो कार्यालयों के मध्य प्रत्युत्तर की स्थिति बनेगी तो यह दो आयामी भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्यालय ज्ञाप सामान्यतः एक आयामी होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में दो आयामी भी हो सकता है। दो विशेषताएं हो गई। अब तीसरी विशेषता क्या है? तो तीसरी विशेषता है इसके उपयोग को लेकर। तो इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार अशासकीय व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने हेतु भी किया जाता है। ये एक इसकी विशेषता है। ठीक है, तो जो अशासकीय, पहले मैंने आपको परिभाषा के दौरान भी बता दिया कि कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग अशासकीय व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने हेतु भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इसकी विशेषता हो गई, इसको भी लिख दिया। अब कार्यालय ज्ञाप की विषय वस्तु की बात करें तो इसकी विषय वस्तु कोई शासकीय सूचना या जानकारी होती है। ठीक है, विषय वस्तु क्या होगी? कोई भी शासकीय सूचना या फिर जानकारी। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो ये औपचारिक भाषा शैली में लिखा जाता है और तटस्थ भाव से इसकी भाषा जो है वो लिखी जाती है। तो दो चीजें याद रखनी है कि जो कार्यालय ज्ञाप की भाषा शैली होती है वो कैसी होती है? औपचारिक होती है और तटस्थ भाव से लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अनुपालन की बात करें तो जो कार्यालय ज्ञाप है उसका अनुपालन हमेशा ही प्राप्तकर्ता यानी कि प्रेषिती की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कोई बहुत मतलब क्या बोले, इसकी प्रकृति ऐसी नहीं होती है कि अगर प्रेषिती फॉलो ना करे तो उसके ऊपर कुछ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्यालय ज्ञाप में जो सूचना है उसका पालन पूर्णतः प्रेषिती की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अगली जो विशेषता है वो देखिए कि जो कार्यालय ज्ञाप होता है उसको न्यायिक वाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कार्यालय ज्ञाप को अगर कोई मामला कोर्ट पहुंचता है तो इसको बिल्कुल भी न्यायिक वाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी कार्यालय ज्ञाप की विशेषताएं। ठीक है, इनको मैं रिपीट कर देता हूं। कार्यालय ज्ञाप सदैव कार्यालय के नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। मात्र सूचनार्थ होने के कारण सामान्यतः इसका संचालन एक आयामी होगा, लेकिन जब दो कार्यालयों के मध्य प्रत्युत्तर की स्थिति बनेगी तो ये दो आयामी भी हो सकता है। कार्यालय ज्ञाप का, मैं तीसरी विशेषता बता रहा हूँ, कार्यालय ज्ञाप का जो प्रयोग है वो अशासकीय व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने में भी किया जा सकता है। चौथी विशेषता है कि इसकी विषय वस्तु किसी शासकीय सूचना या जानकारी से संबंधित होती है। भाषा शैली की बात करें तो कार्यालय ज्ञाप की भाषा शैली औपचारिक होती है और तटस्थ भाव से लिखी जाती है। बाद बाकी कार्यालय ज्ञाप में दी गई सूचना का पालन करना या अनुपालन करना पूर्णतः प्रेषिती की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो ना करे तो उसके ऊपर कोई भी दंडात्मक या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर कोई मामला कोर्ट पहुंचता है तो कार्यालय ज्ञाप को न्यायिक वाद का विषय बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये विशेषताएं हो गई। अब एक चीज और यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी,
जब आपने देखो ध्यान करिए, जब शासकीय और अर्ध शासकीय पत्र पढ़ा था तो उनके बीच के अंतर को भी आपने देखा था, और वो परीक्षाओं में खूब पूछा भी जाता है। तो इसी तरीके से आपने जो पहली वाली क्लास में कार्यालय आदेश पढ़ा था और अब जो ये आप कार्यालय ज्ञाप पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच के अंतर को भी खूब पूछा जाता है। और कल ही जो आपसे उत्तर लेखन कराया गया है उसमें भी ये प्रश्न था, तो इसको भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो अगर आप लोग कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप की विशेषताओं को अच्छे तरीके से कंपेयर कर लें तो उनका अंतर निकलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चलिए अंतर निकाल देते हैं अभी। और मैं पूरी तरीके से मान के चल रहा हूं कि कार्यालय आदेश आपने पढ़ लिया है। तो देखो, कार्यालय ज्ञाप किसके द्वारा जारी किया जाता है? कार्यालय के नियत प्राधिकारी द्वारा। लेकिन आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता था? कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा। ठीक है, एक अंतर ये हो गया। कार्यालय ज्ञाप कार्यालय के नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन कार्यालय आदेश कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। अब क्यों जारी किया जाता है, अगर ये तक आपको नहीं पता है तो सबसे पहले कार्यालय आदेश वाली वीडियो आप लोग दोबारा देखें। अब देखो, कार्यालय ज्ञाप जो है इसका संचालन सामान्यतः एक आयामी होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में दो आयामी हो सकता है। लेकिन जो कार्यालय आदेश होता है उसका जो संचालन होता है वो सदैव कैसा होता है? सदैव होता है एक आयामी। ठीक है, क्योंकि वह एक आदेश होता है और आदेश का कोई उत्तर नहीं होता है, बल्कि सिर्फ जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वो उस आदेश का अनुपालन करते हैं। अब बाद बाकी ये जो देखो है, इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार अशासकीय व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने हेतु भी किया जा सकता है। तो कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग अशासकीय व्यक्तियों को भी सूचना प्रदान करने हेतु किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कार्यालय आदेश है वो सिर्फ कार्यालय के व्यक्तियों को ही आदेश जारी करने हेतु जारी किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बड़ी चीज मैं लिखूंगा नहीं। उसके बाद विषय वस्तु की बात करें तो इसकी विषय वस्तु कार्यालय ज्ञाप की क्या है? शासकीय सूचना या जानकारी। और कार्यालय आदेश की विषय वस्तु की बात करें तो उसमें कोई शासकीय कार्य विभाग से जुड़ा हुआ आदेश होता है जिसका अनुपालन अधीनस्थ अधिकारियों को करना होता है। अब कार्यालय ज्ञाप की भाषा शैली की बात करें तो इसकी भाषा शैली कैसी है? औपचारिक है और तटस्थ भाव से लिखी जाती है। वहीं पर आप अगर कार्यालय आदेश की भाषा शैली देखें तो वो कैसी होगी? वो आदेशात्मक होगी, क्योंकि उसमें आदेश दिया जाता है, और उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है, क्योंकि उसको एक शीर्ष अधिकारी लिखता है और वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सीधा आदेश दे रहा होता है। तो फिर वहां पर जो भाषा शैली होगी वो कैसी होगी? आदेशात्मक होगी और उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाएगी। अब देखो, कार्यालय आदेश में जो सूचना दी गई है उसका पालन करना प्राप्तकर्ता यानी कि प्रेषिती की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कार्यालय आदेश में जो आदेश दिया जाता है उसका अनुपालन करना अधीनस्थ अधिकारियों के लिए अनिवार्य होता है। और अगर अधीनस्थ अधिकारी उस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर दंडात्मक या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद कार्यालय ज्ञाप की बात करें तो इसको किसी भी मामले में न्यायिक वाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कार्यालय आदेश में जो होता है, मतलब कार्यालय आदेश को अगर कोई मामला कोर्ट में फंसता है तो उस मामले में कार्यालय आदेश को न्यायिक वाद का विषय बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश के बीच का अंतर हो गया। दोनों की विशेषताओं को आप लोग कंपेयर कर लिया करिए, अंतर निकलकर सामने आ जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कल मैंने कुछ कॉपियां देखी, मैं कॉपियों की बात भी करता चलता हूं, तो बहुत से लोगों ने अंतर जो लिखा वो कुछ ऐसे किया कि एक पॉइंट उन्होंने डाला, फिर कार्यालय ज्ञाप सदैव कार्यालय के नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, कार्यालय आदेश सदैव कार्यालय के
शीर्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। इस तरीके से उन्होंने इसको एक लाइन में लिखा। तो चीज़ तो ठीक ये भी है, लेकिन अगर अपने उत्तर को आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो चीज़ों को कुछ इस प्रकार लिखा करिए। ठीक है, यहाँ पर आप डालें कार्यालय ज्ञाप और यहाँ पर आप डालें कार्यालय आदेश, अगर अंतर दोनों के बीच का पूछा जा रहा है। फिर लिखें कि कार्यालय ज्ञाप को कार्यालय के नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। इधर लिखें कार्यालय आदेश को कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे करके आप भाषा शैली लिखें कि इसकी भाषा शैली औपचारिक होती है और तटस्थ भाव से लिखी जाती है। आदेश में लिखें कि इसकी भाषा आदेशात्मक होती है और उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही कैसा है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो पत्रों के बीच का अंतर पूछा जाए तो हमेशा कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में अपना उत्तर दें। ठीक है, तो आपने देख लिया कार्यालय ज्ञाप की परिभाषा को, कार्यालय ज्ञाप की विशेषताओं को और कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश के बीच के अंतर को। अब हम लोग बात करते हैं कार्यालय ज्ञाप के महत्व को। तो सबसे पहला महत्व तो यही हो गया कि विभागों, कार्यालयों या अधिकारियों के मध्य संदेश को, मतलब जो शासकीय संदेश होते हैं उनको प्रसारित करने का ये बहुत ही सरल तरीका है। उसके बाद जब विभागों या फिर कार्यालयों में सूचनाओं की गतिशीलता बनी रहेगी तो प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। दूसरा इसका महत्व ये हो गया। बाद बाकी अशासकीय व्यक्तियों से भी संपर्क स्थापित करने का या फिर उन्हें सूचित करने का यह एक सरल माध्यम है। जैसा कि आपने देखा था कि कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग अशासकीय व्यक्तियों को भी सूचना प्रदान करने में हो रहा है, तो इसका एक महत्व ये भी हो जाएगा कि अशासकीय व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने या फिर उनको सूचना प्रदान करने का यह एक सरल माध्यम है। बाद बाकी पूर्व की कार्यवाहियों के अवलोकन हेतु भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो एक महत्व इसका ये भी है। किसी मामले में कोई ज्ञाप जारी होता है तो उसको जब आगे मामला कहीं पर फंसता है तो उसका अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कार्यालय ज्ञाप के 4 प्रमुख महत्व हो गए, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि आप जो आरओ के जो प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो उसमें पत्र आलेखन में किसी पत्र का मतलब महत्व नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बाई चांस अगर कहीं पर पूछा जाए तो आप लिख सकें। उसके बाद ये देखिए कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप पूरी तरीके से आपको कार्यालय आदेश वाला ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ अंतर है, स्टार्टिंग में भी अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक और स्थान, बिल्कुल एक उसमें रहेंगी ये चीज़ें और बिल्कुल पेज के बीचों बीच। ये ध्यान रखना, अभी आपने शायद कल किसी की कॉपी मैंने देखी तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे लिखी हुई थी, तो ये फिर गलत हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है जो विभाग, अनुभाग, संख्या और दिनांक व स्थान है वो आपके पेजों के बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। उसके बाद कार्यालय ज्ञाप की ये हेडिंग आती है और उसको अंडरलाइन किया जाता है बिल्कुल कार्यालय आदेश की तरह। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी बिल्कुल बीचों बीच आती है। कल एक कॉपी में कार्यालय ज्ञाप इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज टोटली गलत हो गई, आपको कार्यालय ज्ञाप यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद कार्यालय ज्ञाप सामान्यतः इस तरीके की भाषा के साथ स्टार्ट होते हैं कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके इस तरीके से। ठीक है, फिर कुछ भी हो आगे, तो अधो हस्ताक्षरी का मतलब होता है कि जिसने नीचे हस्ताक्षर कर रखे हैं, यानी कि जो जारी करता है उसने जो हस्ताक्षर कर रखे हैं तो वही कोई सूचना जारी कर रहा होता है। तो फिर ये इस कार्यालय ज्ञाप की मेन बॉडी हो गई। फिर जिसने जारी किया है उसके हस्ताक्षर आ गए, नाम आ गया और उसका पदनाम आ गया। अब जिसके लिए जारी किया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर आ गई, तो उसका नाम आ गया, पदनाम आ गया और उसका पता आ गया। अगर इसकी प्रतिलिपि कहीं
और भी सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित होनी है। तो फिर इस तरीके से ये आ गया और फिर से यहाँ पर जो कार्यालय ज्ञाप जारी कर रहा है उसका विवरण फिर से यहाँ पर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है और इसी तरीके से सेम कार्यालय आदेश वाला होता है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। कल उत्तर लेखन जो कराया गया था उसमें तो लगभग सभी ने बहुत अच्छा बनाया है, बस यही कुछ मिस्टेक थी कि कार्यालय ज्ञाप को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसमें थोड़ा अंतर इधर उधर कर दिया। ठीक है, तो ये वाली बस मिस्टेक सही कर लीजिए, बाद बाकी आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप लोग इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखो जैसे ये यहाँ पर जारीकर्ता की जानकारी है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं भवदीय करके। ठीक है, और आज्ञा से पता चला यहाँ पर है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये चीज़ें एक लाइन में आनी है यहाँ पर। ठीक है, जिस तरीके से ये एक लाइन में आनी है इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें एक लाइन में आनी। ऐसा नहीं कि भवदीय यहाँ पर हो गया, आज्ञा से आप यहाँ लिख रहे हैं। तो हमेशा गैप एक जैसा रखिए। ठीक है, और सीधी रेखा में लिखने का प्रयास कीजिए, सीधी रेखा में लिखिए। ठीक है, दो मैं इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इनके सबके गैप को मेंटेन करके चलिए जिस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक गैप यहाँ होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो गैप दिया जाता है, यहाँ पर गैप दिया जाता है। तो इस तरीके से गैप को ध्यान रखिए कि कहाँ पर क्या देना है और सीधी रेखा में लिखिए इस तरीके से। तो ये भैया कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, बाकी नोट्स में भी ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके उदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं और फटाफट इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कार्यालय ज्ञाप का एक उदाहरण। उदाहरण में देखिए विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक और स्थान। उसके बाद कार्यालय ज्ञाप की हेडिंग डाली, फिर देखो अधो हस्ताक्षरी को श्री, ये तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर जो जारी कर रहा है उसका विवरण, जिसको प्राप्त हो रहा है उसका विवरण। फिर देखो प्रतिलिपि भी भेज दी गई है डाक, अनुभाग और अभिलेखागार को। और फिर प्रतिलिपि भेजने के बाद फिर से यहाँ पर जारीकर्ता के क्या हो गए हैं, हस्ताक्षर हो गए हैं, उसका नाम आ गया है और पदनाम आ गया है। तो ये हो गया कार्यालय ज्ञाप का उदाहरण। अब एक काम की चीज आपको समझाऊं। देखो जो पत्र आलेखन होता है उसमें कुछ भी मौलिक नहीं होता है। मौलिक का मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये अगर एक कार्यालय ज्ञाप है तो आपको इसमें वही शब्द प्रयोग करने पड़ेंगे जो कि कार्यालय और विभागों में प्रयोग होते हैं। इस चीज़ को अगर यहाँ लिखना है तो यहीं लिखना है, इसको यहाँ लिखना है यहीं लिखना है, जितना लिखना है उतना ही लिखना है। तो अब आप लोगों के मन में एक हमेशा समस्या बनी रहती है कि जो नोट्स आपको मिले हैं, कि नोट्स आपको जो मिले हैं अगर आप उन्हें ही कॉपी पेस्ट करके चले आएँ तो क्या कोई दिक्कत होगी। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप इस तरीके, जैसे ये फॉर्मेट है इसको इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करना होता है। आपको वहाँ पर आ गया कार्यालय के आपका उदाहरण लिखिए, आप यही वाला लिख के चले आइए, पूरी तरीके से आपको बिल्कुल सही करार दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अरे ये तो आपने कहीं से रट के लिख दिया, आपको रटना ही है। इसमें विशेषताओं की बात करें तो आप अपनी तरफ से इसमें कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, ना कुछ अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा ही आपको लिखना पड़ता है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आप लोग जो नोट्स दिए जा रहे हैं और जो क्लासों में बताया जा रहा है जिस तरीके से, उसको प्रॉपर रट लीजिए और उसी को कॉपी पेस्ट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में छाप दीजिए। आपको बहुत ही बेहतर अंक मिलेंगे। निबंध का जो मामला होता है वो अलग होता है, उसमें आपके जो लेखन कौशल है उसमें मौलिकता को चेक किया जाता है कि आप की सोच क्या है और आप उस सोच को अपनी लेखन शैली के द्वारा किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पूरी तरीके से एक रटने वाला प्रोसेस है
और अगर आपने रट के बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को यथा स्थिति लिख दिया तो फिर मामला आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।